शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री बिहार को बदनाम कर रहे हैं। जनता नासमझ थोड़ा ही ना है कि आपकी बातों को नहीं समझ रही है। आप प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि वो बदनाम कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री आपके प्रत्याशी के मंच पर जो हुआ उसकी बात बता रहे हैं कि भाई आप कट्टा लेकर घूमने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को जो गाली दी गई मंच से, उनकी मां को गाली दी गई, वो भी जनता को याद है। तो आप अनर्गल बयानबाजी करेंगे, आप बेतुकी बात करेंगे, आप मुद्दे ऐसे उठाएंगे जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। आप सरकार के अंदर में आने वाली सारी संस्थाओं को, एजेंसीज को, सबको चोर, इनकम टैक्स चोर, ईडी चोर, सीबीआई चोर, चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है वो भी भ्रष्ट, सुप्रीम कोर्ट भी मनमाफिक फैसला नहीं दिया तो ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो भी बिका हुआ है। इस तरह की बातें। राम मंदिर पर फैसला आने के बाद इन लोगों ने कहा कि जज को खरीद लिया गया, जज को पैसे देकर या जज को प्रभावित करके राज्यसभा भेजा गया, इस तरह की बातें। बिल्कुल। देखिए, कभी कभी चीजें जो होती हैं वो कनेक्ट कर जाती हैं, और कनेक्ट कर जाती हैं तो ये देश तो बड़ा इमोशनल है ना। आपने देखा कि कांग्रेस को जनता ने नकारी थी 77 में, और वही इंदिरा गांधी के बाद 400 सीट दे दी थी जनता ने ही कांग्रेस को। तो ये बड़ा इमोशनल है। अब प्रधानमंत्री की मां को मंच से गाली दी जा रही थी, कहीं ना कहीं जनता को यह बात कनेक्ट की होगी कि आखिर वो मां जो भौतिक रूप से इस शरीर उनका इस दुनिया में नहीं है, उनके खिलाफ गाली गलौज करने का क्या मतलब है। फिर जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, वो भाषा भी कहीं ना कहीं से एक डरावनी भाषा थी। लगा कि अब चीजें ठीक है संजय जी, बिल्कुल। और इन चीजों का असर दिखता है, जनता नासमझ नहीं है। बार बार इस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, जनता वाकई नासमझ नहीं है। शिशिर जी का रुख करते हैं। शिशिर जी, तमाम आरोप लगाए गए, सबसे ज्यादा मुझे लगता है आपकी पार्टी ने ही आरोप लगाया, वोट चोर कहा, एसआईआर को लेकर तमाम चीजें की, लेकिन जमीनी लेवल पर और ये जो रुझान आ रहे हैं, जो आंकड़ों में तब्दील होते दिख रहे हैं, असर दिख नहीं रहा है उसका। देखिए क्या है कि ओवरऑल चीजों को मैंने सुना, एक एक वक्ताओं को मैंने सुना आपके चैनल पे, और अभी जो रुझान आ रहे हैं वह भी मैं देख रहा हूं, ये वास्तविक रुझान है। तो इन सब से इतर मैं एक बात कहना चाहूंगा राहुल जी, वो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। तो कुल मिलाकर के जो भी चीजें हुई हैं वो उसमें एक एक चीजों का परिहार ढूंढा जाएगा, एक एक चीजों पे चर्चा होगी, एक एक चीजों की समीक्षा होगी। और जन सरोकार के साथ कल भी हम थे, आज भी हम हैं और कल भी हम रहेंगे। जनता हमें आज अगर नकारी है तो कल हमें पसंद जरूर करेगी, यह भी तय है। आपकी इस बात का मैं भी बिल्कुल समर्थन करूंगा। शिशिर जी, आपने जो कहा ये वाकई मैं भी मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि जनता आज नकार रही है तो कल कांग्रेस को पलकों पर नहीं बिठाएगी। बस मैं सिर्फ इतना कहता हूं बार बार कि जिन सवालों से आप लोगों को एतराज होता है पूछे जाने पर, आपको समझना पड़ेगा कि उन मुद्दों पर आपको भी विचार करना पड़ेगा कि जनता ने जिस गलती की वजह से नकारा, वही गलती आप फिर दोहराएंगे अगले चुनाव में, तो जनता फिर क्यों आपको मौका देगी। अगर आप उस गलती को सुधारेंगे तो जनता फिर आपको पलकों पर बिठाएगी। यह समझना तो पड़ेगा आपको। बेसिकली तमाम चीजें अभिषेक जी समीक्षा के बाद निर्धारित होती हैं। बिल्कुल, इन तमाम बातों पे चर्चा होगी, तमाम बातों की समीक्षा होगी, ठीक है ना। वो सब कुछ जो है वो पार्टी अपने स्तर पर, देखिए रातों रात कहीं इनकलाब नहीं आया है। बहुत सारी चीजें राजनीति में होती हैं, अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, आपने भी देखा है, कई सारे देश में उदाहरण है। लेकिन सवालों पे आपत्तियां तब होती है अभिषेक जी जब वो झलकता है कि पूर्वाग्रह द्वारा किया गया सवाल है, तो थोड़ी आपत्ति होती है। तो और मुझे भी आपत्ति होती है। मैं अभी वही तो कह रहा हूं कि भाई हमारा नोक-झोंक हुआ है, ना ठीक, कई बार हुआ है नोक-झोंक आपसे। भाई व्यक्तिगत तौर पर आप अच्छे इंसान हैं, व्यक्तिगत तौर पर आपसे बातचीत हो सकती है, लेकिन एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप पार्टी को डिफेंड करें। लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूं कि भाई विपक्ष को अपनी खामियों को तो समझना पड़ेगा ना। सरकार में कोई दल या कोई गठबंधन अगर 20 साल से बैठा हो और आप उसको बेदखल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है आपकी रणनीति में खोट है। ऐसा नहीं है कि उस सरकार ने कोई महान कार्य ही कर दिया हो, रणनीति आपकी चूक गई। शिशिर जी से इस पर जवाब लेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, एक बार न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। अलीम, बताएं इस वक्त क्या अपडेट है। बिल्कुल राहुल, इस वक्त बहुत बड़ी खबर, बनियापुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। केदारनाथ सिंह ने आरजेडी प्रत्याशी को हराया है। आरजेडी उम्मीदवार चांदनी सिंह यहां से हार गई हैं। बोधगया की बात करें तो आरजेडी प्रत्याशी कुमार सर्वजीत जीत गए हैं।
आरजेडी के लिए यहां से अच्छी खबर आई है। उसके अलावा आपको बता दें, दरभंगा सदर विधानसभा सीट से संजय सरावगी चुनाव जीत गए हैं, लगातार छठी बार चुनाव जीते हैं, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। वहीं बोधगया से आरजेडी प्रत्याशी 881 वोट से जीते हैं। एलजेपीआर के प्रत्याशी श्यामदेव पासवान को 881 वोटों से हराया है। तो कांटे की टक्कर थी, लेकिन कुमार सर्वजीत को यहां से जीत मिली है। राहुल, बिल्कुल, तो ये अब देखिए किस सीट से कौन जीत रहे हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बनियापुर विधानसभा से बीजेपी की जीत हो गई है और ये तमाम आंकड़े हैं। आरजेडी की जीत, आरजेडी प्रत्याशी केदारनाथ सिंह को यहां से हराया है और एक और सीट है जहां से आरजेडी की जीत हुई है। अब आंकड़े जीत के ही आएंगे राहुल। अब चूंकि अब तो जो बढ़त वगैरह थी वो सब तो अब परिणाम में तब्दील हो रही है। बिल्कुल, देखिए बोधगया से आरजेडी प्रत्याशी कुमार सर्वजीत की जीत हो गई है। ये तमाम जो आंकड़े रुझानों में दिख रहे थे और अब देखिए नतीजे सामने आने लगे हैं। ये तमाम सीटों पर के कौन से प्रत्याशी जीते, कौन से आ रहे, हमारे सहयोगी अलीम ने भी जानकारी दी। एक बार निपुण जी का रुख करते हैं। निपुण जी, वो जो बात हो रही थी कि जीत हार राजनीति में होती रहती है, समीक्षा करना अच्छी बात है, लेकिन जब आप जनादेश को उसका सम्मान ना करके ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं तो ये जनता को भी लगता होगा ना कि भाई हमारे आदेश का, जनादेश हम कहते हैं यानी जनता का आदेश, उसका अपमान है ये। नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल सही बात कहता हूं। जो आप कह भी रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि ईवीएम का अपमान है। और अभी मैं देख रहा था, आप कह रहे थे कि चाहे वो ईडी की बात हो, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भारत के संविधान में चुनाव आयोग की जो व्यवस्था है, एक संवैधानिक संस्था, आर्टिकल 324 में, मैं कई बार डिबेट में मेरी बहस हो गई, वो कहते हैं ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो उससे बड़ा है चुनाव आयोग से। तो जब इस प्रकार का अहंकार आप दिखाएंगे जनता के सामने, आप संवैधानिक संस्थाओं को नकारेंगे, तो जनता इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती थी कि भारत की जनता संविधान का बहुत सम्मान करती है। और अभी तो हम संविधान दिवस मनाने वाले हैं कुछ दिन बाद, और आप उस संवैधानिक संस्थाओं पर जब प्रश्न उठाएंगे तो ये गनीमत है, ये तो गनीमत है कि ये 37 जो अभी आंकड़ा दिख रहा है महागठबंधन का, वो स्क्रीन पर दिख भी रहा है। जो बयान कल आरजेडी के एमएलसी और लालू परिवार के बेहद खास हैं सुनील सिंह ने जो दिया, अगर यही बयान वो वोटिंग से पहले दे दिए होते तो वो 37 शायद 7 पर ही सिमट जाता। ये अराजकता को आप जब ये कहते हैं कि बिहार को आप बांग्लादेश बना देंगे, मैं वही, अराजकता को क्या देश की जनता स्वीकार कर सकती है? और बिहार जो बुद्ध की धरती है, क्या उस बात को स्वीकार कर सकती है? मैं बिल्कुल कतई मानने को तैयार नहीं हूं। और भारत ने तो हमेशा संविधान, अनुशासन, त्याग, इन बातों को हमेशा प्राथमिकता दी है। तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार की बातें कर आप असल मुद्दे बहुत सारे हैं जो प्रशांत कुमार उठा रहे थे। हालांकि बात सही है कि हमें प्रशांत जी का रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उनके मुद्दे फिर भी जनता को, युवाओं को अपील करते थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप एसआईआर मत कीजिए। अरे एसआईआर क्या था? एसआईआर ये था कि शुद्धिकरण था, कि जो खराब है, जो गलत है, उनको हटाना। इसमें क्या दिक्कत थी? तो सुशासन का एक तरीका था। उस मुद्दे को आपने कह दिया वोट चोरी, वोट काटा जा रहा है। तो ये जो मुद्दे आप करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं जनता को लगता है कि मुद्दे नहीं है, आप बिन सिर पैर की बातें कर रहे हैं। वो बात चुनाव आयोग ने, अभी डॉक्टर संजय जिक्र कर रहे थे ना, इसी चुनाव आयोग के तहत होने वाले चुनाव में ममता बनर्जी लगातार जीत रही है ना। हिमाचल में कांग्रेस की फिर से सरकार बनी ना, कर्नाटक में सरकार बनी ना, झारखंड में सरकार बनी ना, केंद्र में बीजेपी की सीटें कम हुई, बीजेपी बहुमत से भी नीचे आ गई, एनडीए की सीटें घट गई। भाई इसी चुनाव आयोग ने सब कुछ करवाया था ना। लेकिन आप चुनाव आयोग को चोर कह रहे हैं क्योंकि आप जहां हार जाते हैं वहां आप चुनाव आयोग पर यह टिप्पणी करते हैं कि यह मरा हुआ आयोग है और यह गिरा हुआ आयोग है। इस तरह की बातें आप करते हैं। इस पर तो एक बड़ी अच्छी टिप्पणी कांग्रेस की ओर से आई थी कि जानबूझकर बीजेपी हमको 1-2 चुनाव जितवा देती है ताकि ये बात हम ना कर पाए। तो इस प्रकार की बातें कर देना ये और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति हो जाती है। ये तो हंसी वाली बात हो गई। ये तो अगर जानबूझकर करती है तो कम से कम मैं इतना तो कह सकता हूं कि बीजेपी इतनी मूर्ख पार्टी तो नहीं हो सकती थी कोई 303 थे, 303 से घट के 280 पे आ जाते। अरे 272 का आंकड़ा तो बीजेपी लेती ना कि अकेले बहुमत पालो। कम से कम, हाँ, वो तो आपका छू लेती ना। 400 पार की बात थी, कम से कम 272 तो छू ही लेते। और देखिए बंगाल का तो आपको चुनाव में बहुत अच्छी बात कही। बंगाल में बीजेपी ने कितनी ताकत लगाई, पीएम मोदी की कितनी रैलियां हुई, बड़े बड़े मंत्री हार जा गए, तब भी वो चुनाव हार गई। तो यानी कि दिखता है कि आप केवल निर्वाचन आयोग पर, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा के नहीं बच सकते हैं। एक बार को अपने ईडी पे लगा दे, ठीक है, वो एक संवैधानिक नहीं, एक संविधिक आयोग है, हम मान सकते हैं। आपने सीबीआई पे लगा दिया, सीबीआई आपके दौर में भी आरोप लगे थे, तब भी तो तक आ गया था। आंकड़ा राहुल, आप आंकड़ा देखिए, 200 से बढ़कर अब 204 पर पहुंच गया है आंकड़ा। और इंडिया गठबंधन जो है, जो महागठबंधन है, वो 33 पर आ गया है। ये स्थिति है इस वक्त बिहार में। हालांकि फिर मैं कहूंगा कि 2-4 ऊपर नीचे तो होंगे, लेकिन एनडीए 200 के आसपास नजर आ रहा है। और ये बहुत बड़ी जीत
और महागठबंधन की बहुत करारी शिकस्त है। बिल्कुल, और इसी पर एक बार पीयूष जी का रिएक्शन जरूर ले लेते हैं। पीयूष जी, 204 पर एनडीए आगे इस वक्त है, कई सीटों पर जीत की खबर भी आ गई है, एक बार इस पर आपका छोटा सा रिएक्शन। देखिए, एक बार आपको देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के उस बयान को भी बताने और दिखाने की आवश्यकता है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने बिहार की जनता को यह बताया था, मीडिया कर्मियों को भी बताने का काम किया था कि अब बिहार में जाति नहीं विकास के नाम पर जनता मुहर लगाने का काम करेगी। जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का MY समीकरण था, उसे भी आज के परिणाम में आप देखने का काम करें, बिल्कुल ध्वस्त दिखाई पड़ रहा है MY समीकरण भी। तो अमित शाह जी ने जो बात बताने का काम किया था, जो कहने का काम किया था कि बिहार की जनता जाति के नाम पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं, विकास के आधार पर मुहर लगाने का काम करेगी, वह भी आज पूरी तरह चरितार्थ होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, एक बार दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है वो चीजें। एक बार अकबर अली हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता जुड़ गए, उनका रुख करेंगे, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अकबर जी, दीजिए रिएक्शन। और ये जो रुझान है वो भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 203 पर एनडीए और INDIA 33 पर, कई सीटों पर जीत हार की भी खबरें आ गई है। देखिए, जनता दल यू ने तो 225 और 2025 का नारा दिया था, और अब जनता के आशीर्वाद से ये जो जनता दल यू का नारा था, ये जो है जनता ने स्वीकार किया और जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को प्राप्त हुआ है। और नीतीश कुमार जी 2025 से 30 फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। और जिस तरह उन्होंने 2005 से विकास के कार्यों को किया है, एक जर्जर बिहार को, बदतर बिहार को इतना बढ़िया से संवारा है और विकास की गति को रफ्तार दिया है, तो आगे भी नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया है, जनता ने उस पर भरोसा किया है। नीतीश कुमार जी ने 2025 से 30 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देने का वादा किया है, और बड़े पैमाने पर उद्योग लगाने का बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा है। तो जनता ने इस पर भरोसा करके नीतीश कुमार जी को पूरा समर्थन दिया है, और नीतीश कुमार जी इसी तरह फिर काम करेंगे, जनता ने इस पर भरोसा जताया है। आपको क्या लगता है अकबर अली जी कि कौन से मुद्दे थे जो सबसे ज्यादा, एक तो ठीक है हम लोग कह रहे हैं कि चलिए मोदी नीतीश की जोड़ी, लोगों को लगता है कि डबल इंजन सरकार, लेकिन मुद्दे कौन से थे, बड़े मुद्दे जो आपको लगता है कि ये जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे थे? देखिए, मुद्दा नीतीश कुमार जी का जो 20 साल का जो विकास का कार्य था, जनता ने उस पर भरोसा जतलाया है। और जिस तरह से एनडीए ने एकजुट होकर के चुनाव लड़ा और सभी दल ने विधानसभा वाइज, जिला वाइज एक साल पहले से पूरा कार्यक्रम करके जनता के बीच में अपने मैसेज को पहुंचाया, और जनता ये देख रही थी कि किस तरह से जो है इंडिया गठबंधन के लोग में किस तरह अफरा तफरी मचा हुआ था। इन लोगों का तो अलायंस भी जो है इलेक्शन की घोषणा के बाद हुआ है। तो जनता देख रही थी जब ये लोग एकजुट होकर के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो बाद में फिर और ये लोग जो है भ्रष्टाचार मचा देंगे बिहार में, ये भी जनता सोच रही थी। तो जनता ने इन सारे चीजों को एनालिसिस करके अब फिर से एनडीए पर, नीतीश कुमार जी पर भरोसा जतलाया है, और नीतीश कुमार जी के विकास के कार्यों को देखकर फिर नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी बीच देखिए, तस्वीरें जो आ रही है जश्न की, वो हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये मोकामा की तस्वीर है। अनंत सिंह के आवास पर पहले से तैयारियां की गई थी, और पटना आवास की है ये तस्वीर। अच्छा, ये पटना स्थित आवास की है। तो ये जश्न की तस्वीर है। हालांकि जितनी भी तस्वीरें अब आ रही है, देखिए लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं, और भोज दिया जा रहा है, पार्टी दी जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। तो ये तस्वीर जरा देखिए। और ये 2-3 दिनों से राहुल ये चल रहा था कि 50,000 लोगों के खाने की व्यवस्था की गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि पहले अनंत सिंह के यहाँ ये शुरू हुआ, उसके बाद सूरज भान सिंह ने भी अपने यहाँ व्यवस्था करा दी कि हम खिलाएंगे। इस सीट पर खींचतान की स्थिति हुई और क्या कुछ नहीं हुआ इस सीट को लेकर, तमाम चीजें हुई। और उसके बाद भी अनंत सिंह बहुत कॉन्फिडेंस थे, जाते जाते उन्होंने एक बात कही थी कि अब ये चुनाव वो जनता लड़ेगी। वो बिल्कुल आत्मविश्वास उनमें झलक रहा था। और जो तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं, ये जो पार्टी उन्होंने दी है, जो जश्न मनाया जा रहा है, ये तस्वीर आ रही थी। हालांकि ये चीज एक सोचने वाली बात भी है कि जितने भी बाहुबली हैं, क्योंकि बाहुबली दोनों तरफ से, रीतलाल यादव यहाँ दानापुर से आप देख लीजिए, रामकृपाल यादव जैसे नेता को रामकृपाल यादव से बहुत ज्यादा बढ़त बना चुके हैं। तो ये एक चिंता की बात भी है कि भाई सारे दलों ने इस बार भी बाहुबली को मैदान में उतारा। डॉक्टर संजय, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? चूंकि ये ठीक है, परिणाम तो जो निकले सो निकले, लेकिन हर पार्टी ने अपने यहां से बाहुबलियों को मैदान में उतारा, और सारे बाहुबली या फिर बाहुबलियों के पारिवारिक सदस्य जो हैं वो सब चुनाव जीत रहे हैं। तो ये एक चिंता की बात भी है कि क्या वाकई बाहुबलियों का ही प्रभाव चलता है?
नहीं, बाहुबली होने की वजह से वो नहीं जीत रहे हैं, चूंकि एक कॉम्बिनेशन जो मिला एनडीए का, जिसमें 5 पार्टियों का गठबंधन रहा, जिसमें चिराग पासवान भी आए, उपेंद्र कुशवाहा भी आए, महादलित के तौर पर जीतनराम मांझी भी आए, और जेडीयू और बीजेपी, इनका जब साथ मिला तो वो बाहुबली भी जीत में अपने सीट को परिणत लेकिन करने में विपक्ष के भी कामयाब तो बाहुबली है ना, सब तो जीत ही रहे हैं, रीतलाल यादव भी जीत रहे हैं। नहीं, ठीक है, वो कितने जीतेंगे जरा फाइनल आंकड़ा आ जाने दीजिए, तब हम लोग बात कर लेंगे कि विपक्ष के कितने बाहुबली जीते और सत्ता पक्ष के कितने बाहुबली जीते। इसलिए अभी इसको कहना थोड़ा प्री मैच्योर्ड होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो गठबंधन में रह करके ही वो चुनाव जब लड़ते हैं तो फिर बाहुबलियों की ताकत जो है वो काफी बढ़ जाती है, और पक्ष हो या विपक्ष हो, विनिएबिलिटी फैक्टर तो है ही ना उनके लिए। बाहुबली को तो नकार ही देते हैं कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है। वो तो 20 में भी जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग थे वो चुनाव जीत के आए और सत्ता उन्हीं के बल पर बनी, तो वो अब विमर्श का विषय राजनीति में नहीं रहा, और जनता भी शायद अब इस पर बहुत विचार नहीं करती। बिल्कुल डॉक्टर संजय, डॉक्टर संजय, एक बार हम चलते हैं न्यूज रूम में, हमारे सहयोगी राजेश बड़ी खबर के साथ है। राजेश बताएं। बिल्कुल अभिषेक, देखिए लगातार बड़ी खबरें इस वक्त मिल रही है, और जो सबसे बड़ी खबर है, बेतिया विधानसभा सीट से मंत्री रेणु देवी चुनाव जीत गई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, 17,000 वोटों के बड़े अंतर से रेणु देवी ने यहां पर कामयाबी हासिल की है। हालांकि जीत की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। आपको बता दें कि मोतिहारी के हरसिद्धि से भी बीजेपी उम्मीदवार कृष्णनंदन पासवान की बड़ी जीत हुई है, और जीत की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। तो आप कह सकते हैं कि रेणु देवी और कृष्णनंदन पासवान, 2 उम्मीदवारों की जीत हो गई है, बस जीत की घोषणा बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और बिल्कुल आप लगातार जानकारी पहुंचा रहे, इससे पहले लिंक पहुंचा रहे थे, तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपको याद होगा बीच में रेणु देवी पिछड़ रही थी, कुछ वोटों से वो पीछे हुई थी, लेकिन देखिए फाइनली अब वो जीत गई। हालांकि औपचारिक ऐलान बाकी है, नहीं हो गया, 17,000 वोटों से 17,000 वोटों से आधिकारिक घोषणा हालांकि बाकी है, लेकिन ये मार्जिन अच्छा खासा, 17,000 वोटों से जीत, ये दिखा रहा है कि प्रभाव कितना है। और लगातार इस बात का जिक्र तमाम एक्सपर्ट भी कर रहे हैं कि एनडीए ने जो सोशल इंजीनियरिंग की और उसका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है प्रत्याशियों को। और मुझे लगता है कि ये चीज है, कई बार जनता चुपचाप अपने वोट के जरिए रिएक्ट करती है। ये रिएक्शन शब्द या रिएक्ट करना मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार जो परिणाम आए हैं और जो लोग जीते हैं वो बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। पिछले बार के चुनाव में क्या हुआ था कि कांटे की टक्कर हुई थी, जिसका डॉक्टर संजय जिक्र कर रहे थे कि जेडीयू के खिलाफ एक नाराजगी दिखी थी और वो परिणाम में तब्दील हुई। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि नाराजगी सड़कों पर दिख जाती है। पिछले बार मार्जिन भी बहुत कम था, कई सारी सीटें थी, बहुत कम अंतर से चुनाव में हार जीत हुई थी, लेकिन इस बार वैसा नहीं है। इस बार 35,000, 40,000, 32,000, 30,000 इस अंतर से जीत मिल रही है। तो डॉक्टर संजय, क्या यह माना जाए कि जनता ने पिछले बार जो परिणाम आए उसके बाद विपक्ष ने बहुत सारे माहौल बना दिया, जनता ने इस बार रिएक्ट किया कि नहीं, बड़ी जीत दिला देते हैं ताकि ये क्लेश ही खत्म हो। संजय जी, आपको रोकना चाहेंगे, आप जवाब जरूर दीजिएगा इस पर, लेकिन एक बार फिर न्यूज रूम का रुख करते हैं, क्योंकि अब देखिए लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और सबसे पहले अपडेट पहुंचाना है सटीक। राजेश बताएं। बिल्कुल राहुल, देखिए अब वो वक्त आ चुका है जब ये जो लीडिंग है ये जीत में तब्दील होते जा रहे हैं तमाम सीटें, और धीरे धीरे आप ये कह सकते हैं कि जो रुझान इस वक्त दिख रहे हैं वो नतीजों में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। जो बड़ी खबर है, बेगूसराय के बछवाड़ा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार यहां पर जीत चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र मेहता ने जीत दर्ज कर ली है, और कांग्रेस के नेता गरीब दास चुनाव में पराजित हो चुके हैं। हालांकि जीत की आधिकारिक घोषणा भी बाकी है, लेकिन घोषणा भी यही होगी जो हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बता रहे हैं। राहुल, बिल्कुल, तो बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र मेहता चुनाव जीत गए हैं और कांग्रेस के गरीब दास को उन्होंने चुनाव में हराया है। शुक्रिया राजेश आपका इस जानकारी के लिए। तो लगातार अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से हम पहुंचा रहे। डॉक्टर संजय, अपनी बात पूरी करिएगा, फिर बाकी मेहमानों का रुख करेंगे। जो था 0.03% था, 37.26% वोट आया था एनडीए को, और 37.23 वोट आया था इंडिया गठबंधन को। जी, तो एक माना जाता है कि जो सोशल इंजीनियरिंग की बात हो रही थी, इंडिया गठबंधन का जो वोट बैंक है, कहीं ना कहीं से इंडिया के वोट बैंक में लीकेज होता था और वो इंडिया गठबंधन के वोट के साथ वो जाके कनेक्ट होता था, और तब जीत और हार की मार्जिन कम होती। बिल्कुल, इस बार वैसा नहीं दिखा।
एक बार बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। निपुण जी का एक बार रुक करेंगे। और एक मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि जनता ने इस बार सिर्फ वोट नहीं किया, जनता ने सीधा मैसेज दिया है। मैसेज ये कि हम उन वादों पर भी अब भरोसा नहीं करेंगे जो लोक लुभावन हो या जो प्रैक्टिकल ना हो। दूसरी बात, जनसुराज की जो स्थिति हुई है, शुरुआती दौर में जो भी जनसुराज ने लोगों से अपील की, लेकिन बाद में डिरेल होती नजर आई जनसुराज, और उसको लेकर जो जनता ने देखिए वोटिंग की है, साफ तौर पर एक मैसेज है ये। देखिए, जनस्वराज का तो अभी हम लोग वोटिंग परसेंट देखेंगे, तब देखेंगे क्या रिस्पॉन्स रहा। लेकिन जिस प्रकार की उम्मीदें प्रशांत किशोर कर रहे थे, वो बिल्कुल आपका बिल्कुल जो है ना पॉलिटिकल करियर उनका स्टार्टिंग होने से पहले ही काफी चीजें उसमें दिक्कतें आ गई। और आपने कहा लोक लुभावन, देखिए सिंपल बात है कि हमारा देश लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लेकर चलता है और जनता के कल्याण की बात करता है। और जिस तरह की जनता के कल्याण को लेकर नीतियां, चाहे वो मोदी सरकार के द्वारा या नीतीश कुमार सरकार के द्वारा लाई गई, जिसका जमीन पर प्रभाव दिखाई दिया। इधर आपने दूसरी तस्वीर दिखाने का क्या प्रयास किया कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, जो इनप्रैक्टिकल बात थी। देखिए, वेलफेयर किसका करना है, जिसके वेलफेयर की आवश्यकता है, और वहां पर काम किया नीतीश कुमार जी ने और मोदी जी ने। तो वो जो इंपैक्ट है सीधा सीधा, जो कहते हैं ना कि बिल्कुल आपके जो लाभार्थी हैं और वहां पहुंचा, जो आपका बिल्कुल अंत्योदय यानी कि जो एक अंतिम पंक्ति में व्यक्ति था, वहां तक पहुंचने का जो प्रयास हुआ, उस प्रयासों का परिणाम। लेकिन निपुण जी वो ठीक है, एनडीए और महागठबंधन में तो लड़ाई थी, लेकिन मैं प्रशांत किशोर का मैं भी एक बार जिक्र फिर करूंगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कुछ बातें कही थी। प्रशांत किशोर ने यह तो कहा था अपने बारे में कि मैं या तो अर्श पर रहूंगा या फर्श पर। जनता ने कहा कि आप अभी फर्श पर ही रहे, अर्श पर जाने में अभी थोड़ा और टाइम आपको लगेगा। तो जनता ने यह तो क्लियर कर दिया एक बात कि प्रशांत किशोर भले ही इस वक्त नेता के तौर पर पार्टी चला रहे थे, लेकिन थे तो फिर भी वो रणनीतिकार। तो क्या वो बड़बोले हो गए थे? उन्होंने कहा कि 25 से ज्यादा सीटें अगर मिल गई जेडीयू को तो मैं संन्यास ले लूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा, मैं जीता भी रहूंगा तो भी संन्यास ले लूंगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है प्रशांत किशोर ने जो राजनीति की शुरुआत की थी, वो बिल्कुल अलग ट्रैक से, यानी कि बिहार की एक राजनीति से एक अलग ट्रैक ले जाने का प्रयास किया था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो वो रणनीति थी, जो उन्होंने औरों के, देखिए जब हम औरों को सलाह देते हैं, औरों के लिए रणनीति बनाते हैं, वो अलग होती है। जब हमें खुद को अपने करना होता है, हम औरों को बड़ी अच्छी सलाह तो दे पाते हैं। अपने फैमिली मेंबर का इलाज ऑपरेशन नहीं करते, हाथ काट जाते हैं। तो वही बात है कि अपने पर जब इंप्लीमेंट करना होता है तो हम कहीं ना कहीं उसमें फेल हो जाते हैं। प्रशांत किशोर जी के साथ ये, लेकिन ये बात जरूर है कि प्रशांत किशोर जी ने जागरूकता लाने का प्रयास, जिस प्रकार का उन्होंने यात्रा की पूरे बिहार में, तो मैं इसको बिल्कुल नहीं नकारूंगा कि उन्होंने मुद्दे बड़े अच्छे बताए थे। शुरू में अच्छे तो चुने, लेकिन वो ठीक है ना, लेकिन बाद में ऐसा लगा ना कि जैसे आप वो सिर्फ दिखावा ही भर था, वो असल पिक्चर बाद में आ गई जब आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में आ गए। ये चोर, वो चोर, ऐसे चोर, वैसे चोर, ये मैट्रिक पास, ये 10th पास, ये 7th पास। लोगों को लगता है कि भाई ये तो वही बातें हो गई। फिर वही बात है, जो एक शुद्धता की राजनीति जो शुरुआत उन्होंने की थी मुद्दों को लेकर, अगर उस पर टिके रहते तो मुझे लगता है ये परिणाम। डॉक्टर संजय, इसी पर आपका छोटा सा रिएक्शन जनसुराज को लेकर, जो मैं कह रहा हूं कि अर्श पर या फर्श पर, तो यह साबित हो गया, जनता ने ही बता दिया। लेकिन क्या यह माना जाए कि प्रशांत किशोर बड़बोलेपन के शिकार हो गए थे? बार बार ये कहना कि नहीं ये पार्टी तो इतनी ही सीटें जीतेगी, नहीं तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अब छोड़े राजनीति, पता चलेगा संन्यास लेने की बात किए थे। नहीं, कौन पार्टी कितनी सीटें जीतेगी इसकी भविष्यवाणी करने का उनको अधिकार है, लेकिन वो कितनी सीटें जीतेंगे इस पर भी तो बात होनी चाहिए। जिस डायरेक्शन में वो बढ़े थे, इंस्पायरिंग फोर्स के तौर पर कि हम बेहतर शिक्षा देंगे, बेहतर चिकित्सा देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, इस पर कहां टिके रहे? जब वो सीट का बंटवारा करने लगे तो फिर वही जातीय टेम्पलेट में आ गए, ईबीसी को इतना टिकट देंगे। ये सच है कि उनको अधिकार था, लेकिन अधिकार के साथ साथ मैं बड़बोलापन क्यों कह रहा हूं कि जब आप ये लाइन जोड़ देते, आप कह सकते थे कि मुझे लगता है कि जेडीयू 25 से ज्यादा नहीं जीत पाएगी, ये मुझे ऐसा लगता है। आपने कहा कि अगर लिख कर ले लीजिए, जीत गए तो हम तो संन्यास ले लेंगे। इसको बड़बोलापन कहते हैं। नहीं, क्यों संन्यास? तो ले लें संन्यास। गए थे उत्तर प्रदेश में जिताने ना, जब अखिलेश जी और कांग्रेस के राहुल गांधी की जोड़ी आई थी तो उस समय तो उत्तर प्रदेश में रणनीतिकार वही थे, तो क्या वहां पर जीत गई थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस? ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप रणनीति बनाते हैं तो आपकी हर रणनीति सफल ही हो जाए। तो कौन सी पार्टी को जनता कितना देगी ये तय कर आप कैसे कर देंगे? बिल्कुल। और ये तस्वीरें जो हैं वो जश्न की, राहुल आप देख रहे हैं कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। और ये जश्न शायद आज एनडीए को कोई कहेगा भी नहीं, क्योंकि वो जश्न की तस्वीर आनी ही थी जिस तरह की जीत है। ये बम्पर वोटिंग हुई, बम्पर जीत है। जैसे बम्पर वोटिंग हुई है वैसे ये बड़ी जीत है। और रामकृपाल यादव के आवाज के पास की ये तस्वीरें जरा देखिए, कैसे जो समर्थक हैं वो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और
आखिर झूमने का दिन भी है उनका। जिस तरह से एनडीए, खासतौर पर हम एनडीए की बात कर रहे हैं, अभी भी देखिए तो 201 पर एनडीए आगे, INDIA 35 पे। तो ये जो आंकड़ा है वो एनडीए के लिए बहुत अच्छा आंकड़ा है, क्योंकि सिर्फ जीत नहीं हुई है बल्कि ये बड़ी जीत है। और यही वजह है कि जश्न मनाते लोग नजर आ रहे हैं। ऐसी तस्वीरें अब आएंगी, हर शहर से आएंगी, जहां जहां जो प्रत्याशी जीते वहां से ऐसी तस्वीरें आएंगी। शिशिर कौंडेली जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर कौंडेली जी, अब यहां से अभी भी बताएं, क्योंकि हर 15-20 मिनट पे, आधे घंटे पे हम आपसे ये जरूर पूछेंगे कि आपकी क्या राय है अब के परिणाम के बाद। आपको क्या लगता है 2:52 पर, यानी 3 बजे के करीब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, कितनी तस्वीर आपको अभी भी बदलती नजर आ रही है? 201 और 35 ये आंकड़ा है। देखिए, बेसिकली इसके पहले वाले सवाल में हमारा जवाब छुपा हुआ है अभिषेक जी। मैंने कहा था कि जो कुछ भी हुआ है जनता ने सवाल है, जानेंगे सर, ये बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है एनडीए गठबंधन, क्या करेंगे? बिहार के महान मतदाता को एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि बिहार की महान जनता और मतदाता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर विश्वास किया और नीतीश कुमार जी ने जो विकास के काम किए थे, और इसीलिए अपार समर्थन मिला है। ये लहर है। और इस आपको बधाई, बहुत बधाई। आप जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हम भी उसी का प्रोडक्ट है और रिजल्ट भी उसी का है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। 5 बजे फंक्शन कार्ड बनी है, तो किस तरीके से इसे देखते हैं? कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए की जीत हुई है और एनडीए जो है आगे बढ़ेगा। नेतृत्व को लेकर भी सर कोई चर्चा है? अभी तो पहले जश्न मना लेने दीजिए। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ थे, अपने सहयोगी विकास के साथ सनी, जी मीडिया, पटना। तो आपने देखा कैसे जश्न की तस्वीरें आ रही है, और जो एनडीए समर्थक हैं और जहां जहां एनडीए की जीत हो रही है प्रत्याशियों की, और ओवरऑल तो अगर कहें तो पूरे बिहार में जीत है और बड़ी जीत है, तो तमाम शहरों से तस्वीरें आ रही है जीत और जश्न की। और ये तस्वीरें अभी आएंगी जैसे जैसे जो नतीजे लगातार आ रहे हैं, वो सीधे तौर पर नतीजे लगातार आ रहे हैं, तो जश्न तो होगा। अब यहां पर एक चीज जो है, मुझे लग रहा है कि जो आंकड़े हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा डॉक्टर संजय, अगर आप सुन पा रहे हो, क्योंकि जो आंकड़े अब आ रहे हैं वो रामकृपाल यादव के घर पर जीत का जश्न चल रहा है, यानी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। रीतलाल यादव चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। 24,000 से भी ज्यादा वोट से रामकृपाल यादव आगे हो गए हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि अंतिम राउंड ही चल रहा होगा, क्योंकि ईवीएम की गिनती बहुत फास्ट हाँ, होती फिर है। तो रामकृपाल यादव, मतलब इसका मतलब माना जाए रामकृपाल यादव ने वो विनिंग गैप बना लिया है अब अपने जीत का। जी बिल्कुल। अब तो भाई 48,000 वोट अगर उनको आएगा रीतलाल जी को, तब तो 24,000 इनको पीछे कर करके वो आगे निकलेंगे। तो ये एक अपना बड़ा गैप है, और वो 24-25,000 के गैप को पूरा करना शायद अब लगता है कि जिस राउंड में वहां काउंटिंग चल रही होगी ये संभव नहीं है। मुझे लगता है रामकृपाल जी के घर पर, और ये मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा मैसेज दानापुर की जनता ने तो कम से कम दे दिया है। एक बार रामकृपाल यादव को सुन रहे हैं। को मेरा प्रणाम, और उन्हीं की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है। और पूरे बिहार में जिस तरह से एनडीए को नीतीश कुमार जी और माननीय मोदी जी के जोड़ी को प्रचंड बहुमत और आशीर्वाद के रूप में मिला है, पूरे बिहार की जनता को भी अपने तरफ से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दानापुर में क्या बाहुबली है? कौन है बाहुबली? बाहुबली कोई बाहुबली नहीं है। धन बल बाहुबली सब खत्म। जन बल है, उसी जन बल के ताकत के आधार पर आज तक मैंने राजनीति की है, और ये भी जीत जन बल की है। बाहुबली खत्म हो गया, धन बली खत्म हो गया। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, अपने दानापुर की महान जनता को सबसे पहले, और बिहार की जनता को जो भरोसा आपने मुझ पर और माननीय मोदी जी और नीतीश जी पर
जताया है उसके वो हम अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, दानापुर जनता की सेवा समर्पण भाव से करेंगे, उसका विकास करेंगे, उसका कल्याण करेंगे, अमन और शांति बहाल करेंगे। के लिए फिर से एक बार आशीर्वाद दिया है और इसी आशीर्वाद का परिणाम है यह जीत। और इस जीत के लिए बिहार की जनता के प्रति हमने बार बार आभार व्यक्त किया है और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और एनडीए घटक दल के जो भी नेता हैं, सब लोगों ने मिलकर एकजुटता के साथ काम किया, इसका यह परिणाम है। आपकी भी पार्टी सर 4 सीटों पर अभी आगे चल रही है सर, 6 सीटों पर, क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह का रुझान आएगा, इस तरह का परिणाम आएगा, यह पहले से हम लोगों को जानकारी थी, क्योंकि लोगों का रुझान देख रहे थे चुनाव कैंपेन के दौरान। हम बीच में भी आप लोगों के सवालों का जवाब देते हुए बोल रहे थे कि 2010 में जिस तरह से विक्ट्री हुई थी एनडीए की, उससे भी उस रिकॉर्ड को भी हम तोड़ सकते हैं। तो लगभग उसी ओर रुझान दिख रहा है, तो पहले से यह दिख रहा था। लेकिन विपक्ष स्लो काउंटिंग का आरोप लगा रहा है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से कल कह रहे थे कि अधिकारी को डाल रहे हैं, स्लो वोटिंग कराएंगे, गड़बड़ाने लगे। देखिए, बिल्कुल बकवासपूर्ण बात है। अभी भी हम कहना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी से, अगर अगले 10-20 साल में भी चाहते हैं कि सत्ता में आए, तो उनको अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा। उनके और उनके लोगों का जो आचार व्यवहार है, इसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। समाज के दूसरे वर्ग के लोग उनसे कटना चाहते हैं, उनसे बचना चाहते हैं। उनके बर्ताव के कारण, उनके व्यवहार के कारण अभी इशू क्या था और क्या SIR का इशू लोगों के बीच परोसने लगे, जो कहीं से इशू ही नहीं था। तो जो जमीनी हकीकत है, इससे वाकिफ हों विपक्ष के लोग और भविष्य में राजनीति करें। अभी तो बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है और बिहार में खुद ही ऐसा नहीं जाना चाहता था। फैक्टर क्या रहा? महिलाओं का जो सहयोग मिला है कहीं ना कहीं, जो लंबी देखिए, फैक्टर तो बोले विकास है। अब इनके नेता तेजस्वी यादव जी 18 गोथ ले रहे थे, अब गवर्नर हाउस में कालीन बिछ गया है। पहले अपना सीट बचा लेना, अपना सीट बचा ले राघोपुर का ना, तब ना ओथ लेंगे। ये बरबोलापन बयान था कल उनका। देखे ना एक MLC ने क्या कहा कि नेपाल का दृश्य पैदा हो जाएगा। तो जिसका मानसिकता इस तरह का हो, तो बिहार की जनता ऐसे लोगों नकार चुकी है। स्थिति ऐसी क्यों बन गई? 40 सीट से नीचे हमने पहले ही बोला 2010 वाला पुनरावृत्ति होगा, हो गया। बिहार की जनता विकास का स्वाद चख चुका है और हमने कहा था 2025 फिर से नीतीश 225 बोले थे, 220 200 क्रॉस कर चुके हैं। पहुंचने वाले 225 नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि जो आंकड़े अब आ रहे हैं, जदयू के अलावा भी बीजेपी के पास बहुमत हो रही है। पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, अब भी है, आगे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे। थैंक यू। तो सुना आपने, तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भी आपने सुना, उन्होंने एक तरफ तो जनता के प्रति आभार व्यक्त किया, तेजस्वी को भी सलाह दे दी कि अगर आने वाले भविष्य में 10-20 साल बाद भी सरकार आप बनाना चाहते हैं तो अपने लोगों का आचार और व्यवहार बदलिए। एक बार डॉक्टर संजय का रुख करते हैं। डॉक्टर संजय, रामकृपाल यादव का जिक्र कर रहे थे और 26वें राउंड, जो इलेक्शन कमीशन ने अब तक जानकारी दी है, 26वें राउंड तक जो गिनती हुई है उसके मुताबिक 24,308 वोट से वो आगे हैं। यानी क्या था कि मोदी जी के साथ सब लोग खड़ा रहेंगे। मोदी जी का जो सोच विचार है उसको आगे बढ़ाने के लिए बिहार में एक बार मोदी जी का सरकार बनना चाहिए था। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा पैदल यात्रा करता हूँ। आज बिहार का जीत हुआ है, रफ्तार पकड़ लिया बिहार। अब की बार मोदी सरकार रफ्तार पकड़ लिया बिहार, अब की बार मोदी सरकार बना है। तो यहीं से मैं पैदल यात्रा करूंगा, पटना से दिल्ली जाके मोदी से मिलूंगा। चलिए, तो तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा को भी आपने सुना। तमाम जो रिएक्शंस अलग अलग नेताओं के आ रहे हैं वो भी। डॉक्टर संजय, आप जिक्र कर रहे थे कि अब आखिरी राउंड ही होगा, तो 30 राउंड की काउंटिंग में 26 राउंड तो हो चुके हैं और रामकृपाल यादव बहुत आगे हैं इस वक्त, 20,000 से ज्यादा वोटों से वो आगे चल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा अब तो बहुत गुंजाइश नहीं है, जो बढ़त बनानी थी उन्होंने बना ली, अब 4 राउंड में और क्या ही हो सकता है। नहीं, बिल्कुल। लेकिन राहुल, यहाँ पर जो अपडेट आ रही है संजय जी, रामकृपाल यादव की जीत हो चुकी है। अभी आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। लेकिन जो अपडेट है हमारे पास उसके मुताबिक रामकृपाल यादव जीत गए हैं। जी, तो चलिए, ये सवाल का उत्तर भी मिल गया। क्योंकि रामकृपाल जी की जो भाषा थी कि जनबल महत्वपूर्ण होता है, बाहुबल जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो लग रहा था कि रामकृपाल जी एक तरह से चुनाव जीत गए हैं, आधिकारिक घोषणा बाकी है। इसलिए मैं कह रहा था ना
उपेंद्र वो कुशवाहा खास की भी बाइट आई। उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने जनता के प्रति आभार व्यक्त किया, एक सलाह दिए तेजस्वी को। उन्होंने कहा अगर आप भविष्य में भी 10-20 साल बाद भी सरकार में आना चाहते हैं तो अपने लोगों का जो आचरण और व्यवहार है उसे बदलिए आप। हाँ, तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि लोकतंत्र में तो हर 5 साल के बाद जनता की अदालत में लोग जाते हैं, और अगर उनके कार्यकर्ता डिसिप्लिन होते, ये तो बिहार में जेपी की यह धरती रही है। जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि अगर 100 डिसिप्लिन लोग मिल जाए तो हम कोई राज्य की तस्वीर बदल सकते हैं। बिल्कुल, आप 1,000 डिसिप्लिन का जिक्र कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन का जिक्र कर रहे हैं तो एक ये भी बात ध्यान में आ गई। देखिए, डिसिप्लिन पार्टियों में भी होना चाहिए। एनडीए में खींचतान बहुत हुई सीटों के बंटवारे को लेकर, लेकिन एक बार जब फाइनल हो गया कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, उसके बाद किसी ने कहीं कोई फ्रेंडली फाइट की वैसी स्थिति नहीं बनी। लेकिन आप दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में देखिए, फ्रेंडली फाइट क्या होता है? फ्रेंडली फाइट आप अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, पछवाड़ा गई थी प्रियंका गांधी करीब 10 सीट और वहां से भी चुनाव लड़ रही थी। तो भाई ऐसा फ्रेंडली फाइट जहां पर प्रियंका जाती हैं वहां पर गठबंधन का उम्मीदवार भी है और आपकी पार्टी का उम्मीदवार भी है, और वही कारण है कि वहां से देखिए कैसे सुरेंद्र जी चुनाव जीत जाते हैं और गठबंधन हार जाता है। तो गठबंधन के चुनाव में फिर फ्रेंडली है तो फिर फाइट कैसा, और फाइट है तो फिर फ्रेंड कैसे? तो अच्छा बिल्कुल- संजय जी, एक और सवाल, अगर इस बार अभी तक जो रुझान है, या फिर यूं कहें हो सकता है कि ये रुझान जो है वो जीत के आंकड़े ही है, यहां पर कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन एआईएमआईएम का रहा है। 6 सीटों पर एआईएमआईएम बढ़त बनाए हुए है और कुछ सीटों पर जीत भी हो चुकी है, क्योंकि गैप काफी ज्यादा है, उस गैप को भर पाना बहुत मुश्किल है। इसका क्या फैक्टर देखते हैं? शुरू में एआईएमआईएम ने ये पेशकश की थी महागठबंधन से कि भाई हमें भी अपने साथ शामिल कर लीजिए, लेकिन चलिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संजय जी आपके पास